Dear learners, Assalamu alaikum. Today we will start a second chapter of 10th class chemistry, acids, base and salts. Dear learners, there are millions of compounds are present on the earth crust. It's impossible for any of us that we determine all the properties of that all these compounds. For the easiness, chemists divide all these compounds into three categories on the base of their properties. एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट्स के अगर हम अपने कोरा अर्ज़ की बात करें तो इस कोरा अर्ज़ के ऊपर लाखों कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं और ये हम में से किसी के लिए भी नामुमकिन है कि हम उन तमाम कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो लर्न कर सकें या उनको पूरी तरह जान सकें। तो उसके कीमिया दानों ने जो है आसानी के लिए इन तमाम कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर तीन कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के तज़ाब, असास और नमकियात के कोई भी जो कंपाउंड होगा वो प्रॉपर्टी के लिहाज से या तो एसिड होगा या वो बेस होगा या वो सॉल्ट होगा। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द एसिड कि आज हम इसमें सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। लर्नर्स, एसिड्स ऑलवेज हैव अ सोर टेस्ट के जो एसिड्स होते हैं इनका जो जायका होता है वो तुर्श होता है। द सोर्स ऑफ द एसिड्स आर द अनराइप सिट्रस फ्रूट्स के जितने भी कच्चे खट्टे फ्रूट्स हैं उनसे हम एसिड जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। ऐसे दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कि एक लिटमस पेपर मिलता है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस। अगर हम किसी ब्लू लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डालें, अगर कलर को चेंज करके वो रेड कर दे, इट मीन्स कि वो एसिड है। थर्ड वन, एसिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो एसिड्स होते हैं ये बहुत शानदार कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एंड वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइट ऑल द सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन देयर मोल्टन स्टेट और इन द सोल्यूशन स्टेट के वो तमाम कंपाउंड्स जो अपने अंदर से उस सोल्यूशन की हालत में या पिघली हुई हालत में करंट को गुजरने की इजाज़त दें वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं और जो एसिड्स होते हैं ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज दे आर द क्रियोसिव इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म के ये बहुत ज़्यादा जला देने वाले होते हैं। अगर आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl है या HNO3 है, अगर ये मुर्तकिज़ हालत में होंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होंगे तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर जिल्द के ऊपर गिरेंगे तो उसको जला देंगे। देयर pH वैल्यू रेंज इज़ फ्राम 1 to 7, इनकी जो pH वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 7 तक होती है। वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड, पानी जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है और इट्स pH वैल्यू इज़ 7 और उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है। लेस दैन 7 दे आर द एसिड के द कंपाउंड विच हैव द वैल्यू लेस दैन 7 आर द एसिड्स के वो तमाम कंपाउंड जिनकी pH वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी वो एसिड्स होंगे। द कंपाउंड विच हैव अ pH वैल्यू रेंज 1 के वो कंपाउंड वो एसिड्स जिनकी pH जो है वैल्यू जो है वो 1 होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जैसे जैसे उनकी pH वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तो उतने वो वीक होते जाएंगे बिकॉज वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएंगे और जब वो 7 तक पहुंचते हैं तो वो न्यूट्रल कंपाउंड यानी कि पानी में तब्दील हो जाते हैं। दे आर व्हेन एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस अ हीट, एक्चुअली दे आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन के इट प्रोड्यूस दे गिव द एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जितने भी कंपाउंड्स हैं एसिड्स हैं जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये हीट पैदा करते हैं यानी कि हीट खारिज करने वाले होते हैं और ये कहा जाता है कि नेवर ऐड द वाटर इन एसिड, ऑलवेज ऐड द एसिड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कि कभी भी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को जो है वो पानी को स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं डालना चाहिए, हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को ज़्यादा पानी में डालना चाहिए। क्यों कि जो ही आप उसको किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालेंगे, स्पेशली जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम पानी में डालते हैं और अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है और पानी की मिकदार कम है तो उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे जो है वो जलने का ख़तरा है। इसलिए हमेशा जब भी आप एसिड को जब पानी के साथ जब आपने मिलाना है तो कोशिश करें कि पानी की मिकदार जो निस्बतन ज़्यादा हो ताकि अगर हीट खारिज हो इतनी ज़्यादा ना हो कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। थर्ड वन, इन अ स्टमक HCl इज़ प्रेजेंट कि हमारे जो मैदा होता है उसके अंदर भी HCl मौजूद होता है एंड HCl इज़ हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कि जो HCl है वो हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एसिड्स की तो ऑल द कंपाउंड दैट हैव द एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन
कि वो तमाम कंपाउंड जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं वो एसिड्स कहलाएंगे, और आर द कंपाउंड दैट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, कि या वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन कबूल कर सकते हैं तो वो भी एसिड्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि उस खुराक की जो हम डेली खाते हैं, द फूड दैट वी ईट डेली लाइफ, एसिडिक फूड, के वो तमाम खुराक जो हम रोज़ाना खाते हैं जिसमें एसिड पाया जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, फ़िश है, एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, ऑयल्स हैं, अल्कोहल्स है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, फैट्स हैं, शुगर है, स्टार्चेस हैं, या हाई प्रोटीन फ्रूट जितनी भी है, ये सारी जो है वो एसिडिक इन नेचर होती है। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हम डेली लाइफ में पीते हैं तो ये भी एसिडिक इन नेचर होती है। अगर हम देखते हैं तो क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा कि जो हमारी नॉर्मल रेन होती है वो भी एसिडिक इन नेचर होती है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से जो बारिश, नॉर्मल बारिश हमारे यहाँ होती है वो भी एसिडिक in नेचर होती है, बट इट्स अ वीक एसिड, और वो कमज़ोर एसिडिक होती है नॉर्मल रूटीन के अंदर, बिकॉज इट्स पीएच वैल्यू इज़ 5 to 5.5, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 5 से 5.5 या 6 तक जो है वो पीएच वैल्यू होती है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉर्मल रेन होती है वो भी एसिडिक इन नेचर होती है। बट जब इसमें दूसरे कंपाउंड जैसे सल्फर के कंपाउंड्स हैं या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स जो हैं, जब वो उसके अंदर हल हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, तो फिर उसकी जो पीएच वैल्यू है वो और ज़्यादा कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाती है, जिसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। और फिर वो एसिडिक रेन जो है वो बिल्डिंग्स के लिए, वेजिटेशन के लिए और स्किन के लिए, एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं उनकी स्किन के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि वैसे तो एसिड्स की अगर हम टाइप्स देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड, 3 तरह के एसिड्स हो सकते हैं। फर्स्टली बाइनरी एसिड्स, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड थर्ड वन द ऑक्सी एसिड्स। तो सबसे पहले जो बाइनरी एसिड, शुरू में ये कीमियादानों का ख्याल था कि वो तमाम कंपाउंड्स जो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो लाजमी पाया जाए, वो एसिड्स हैं। कि बाइनरी कहते हैं ऐसे कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि एक तो उसमें लाजमी तौर पर हाइड्रोजन हो और दूसरा कोई एक एलिमेंट्स के साथ शामिल हो। और उसमें अगर हम इनके नाम की बात करें तो इसमें जो 2 हाइड्रो जो है वो इसका प्रीफिक्स होता है, और जो IC है वो फिक्स होता है इसका। मसलन जैसे हम अगर बात करें कि HCl, ये 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हम कहेंगे इसका नाम क्या होगा, H स्टैंड फॉर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह HBr, ये भी 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इसको कहेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इस तरह HF जो है ये भी 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इसे हम कहेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसके बाद जो दूसरे एसिड्स हो सकते हैं, जो सेकंड टाइप है इसकी, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसमें COOH जो है वो पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक। ये हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। तो वैसे इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहलाएगा RCOOH, और R स्टैंड फॉर द अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि अल्काइल रेडिकल्स को समझने के लिए फिर हमें एक डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर अल्काइल रेडिकल के ऊपर बड़ी तफसील से जो है वो बात करेंगे। और इसमें अगर हम देखें एसिड की एग्जांपल्स के अंदर तो फिर इसमें पोमेटिक एसिड है जिसका फार्मूला C15H31COOH, ये फैटी एसिड भी कहलाते हैं। इसके अलावा स्टेरिक एसिड है जिसका फार्मूला C17H35COOH, ये भी फैटी एसिड है। इसके अलावा एमाइंस जो हैं, एमाइन ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, वो भी एसिड में कहलाते हैं अमाइन एसिड। जैसे NH3 के साथ जब उसमें एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके अल्काइल रेडिकल आ जाए तो NH2 बन जाएगा, तो ये अमाइन ग्रुप कहलाता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो 2 अल्काइल रेडिकल्स आ जाएंगे, तो ये भी अमाइनो ग्रुप कहलाता है और ये अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। इसके बाद जो थर्ड वन इसकी किस्म है वो पहले तो ये कहा गया कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें वो तमाम कंपाउंड जो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं वो एसिड्स हैं, जिसमें बाइनरी एसिड। लेकिन बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड्स या एसिड सामने आए जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती थी, तो उसके ऊपर फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जब देखा गया तो उसका नाम फिर रखा गया ऑक्सी एसिड्स, के वो तमाम एसिड जो 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि हाइड्रोजन जो लाजमी एलिमेंट है,
ऑक्सीजन और तीसरा कोई भी एक एलिमेंट। और जब हम इसका जब नाम जो रखते हैं तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। इसमें जब इन एसिड्स के हम नाम रखते हैं तो द नेम ऑफ द एसिड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड एंड दैट एसिड। कि किसी भी एसिड का जो नाम होता है उसका इन्हिसार इस बात पे होता है कि उसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो पाए जाते हैं। मसलन जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है HClO एसिड जो है हाइपोक्लोराइट, तो एक ऑक्सीजन का एटम है इसके अंदर, तो ये क्लोराइट ग्रुप कहलाएगा और इसका जो एसिड होगा वो कहलाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। इस तरह अगर ऑक्सीजन के एटम बढ़ जाए, एक के बजाय 2 एटम हो उसके अंदर, तो वो क्लोराइट ग्रुप कहलाता है और उसका जो एसिड बनेगा वो बनाएगा क्लोरस एसिड। इसी तरह अगर एटम ऑक्सीजन के एटम और बढ़ जाए तो उसमें 3 एटम ऑक्सीजन के हैं तो फिर वो कहलाएगा क्लोरेट, और क्लोरेट का जब उसका एसिड कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोरिक एसिड। और अगर ऑक्सीजन के 4 एटम हो उसके अंदर तो फिर हम कहते हैं पर क्लोरेट और इसका जो एसिड कहलाएगा पर क्लोरिक एसिड। तो ये इस ऑक्सीजन की बुनियाद के ऊपर कि कितने एटम उसके अंदर पाए जाते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हम ऑक्सीजन जो किसी भी एसिड का जो नाम है वो तजवीज़ करते हैं। इसलिए यहाँ कुछ चंद एग्जांपल्स हैं कि वैसे लर्नर्स के जितने भी नन मेटल्स हैं, when the non-metals combined with oxygen they are called the non-metallic oxides। के जब भी कोई नन मेटल जो है वो ऑक्सीजन से मिलती है तो उसे हम कहते हैं नन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और नन मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे यूजुअली प्रोड्यूस अ एसिड। तो हम कह सकते हैं द नन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द एसिडिक इन नेचर, के जो नन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर के लिहाज से वो एसिडिक होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सल्फर जो है वो एक नन मेटल है, जब ऑक्सीजन मिलेगी तो उसका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो when SO2 is react with water they produce a acid H2SO3। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम है तो उसको हम कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड। तो उसके क्योंकि जिस तरह ऑक्सीजन के मिकदार एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका नाम जो है वो चेंज हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो IC आखिर में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑक्सीजन अगर एटम कम होंगे तो IUS आएगा सल्फ्यूरस एसिड। जैसे यहाँ पर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, when sulfur trioxide is react with water it produce an acid which is called a sulfuric acid। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है नन मेटल है उसका जो ऑक्साइड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म HNO2 एंड इट इज कॉल्ड द नाइट्रस एसिड। इसमें भी ऐसा आएगा आखिर के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की एटम की तादाद जो है वो कम है। NO2 नाइट्रिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर जब ये पानी से मिलेगा इट प्रोड्यूस एन एसिड विच नेम इज अ नाइट्रिक एसिड। को अब इसमें ऑक्सीजन की मिकदार O2 यहाँ पर HNO2 है तो इसका नाम होगा नाइट्रस एसिड, और यहाँ पर इसका नाम HNO3 3 एटम है तो ये कहलाएगा नाइट्रिक एसिड। यानी कि अगर जैसे वैलेंसी में हम देखते हैं कि जिसकी वैलेंसी कम होती है उसमें S आखिर में आता है और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसमें IC जो है वो आता है, जैसे क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। जैसे इसी तरह यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस एन एसिड विच इज़ द कार्बोनिक एसिड। जो एसिड रेन है या जो नॉर्मल रेन होती है उसमें भी जो एसिड बन पाया जाता है वो यही एसिड होता है, और वो जो कोल्ड ड्रिंक्स जो हम डेली लाइफ के अंदर हम पीते हैं उसमें भी ये एसिड जो है वो पाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है वो एक जो थोड़ा सा तारफ़ जो है इसका एसिड के बारे में वो डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड के बारे में जो डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट केमिस्ट ने जो प्रेजेंट किए थे वो हम डिस्कस वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।